हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज में। आई एम वेदिका एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th एंड 10th सितंबर के करंट अफेयर्स को। देखिए, कुछ प्रीलिम्स के टॉपिक्स को पहले देखेंगे हम, जो कि न्यूज़ में थे पेपर में। अगेन मेंस के रिगार्डिंग डिस्कशन हम करेंगे नेपाल क्राइसिस को लेकर के। नेपाल में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं जनजीज के द्वारा, वो क्या है और यूपीएससी में कैसे प्रश्न पूछ सकता है मेंस में, इसको देखेंगे हम। अगेन देखिए, एक और टॉपिक है कुछ केसेस। हमने देखा था काफ़ी पहले जो 130वां अमेंडमेंट बिल है वो क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को देखा था हमने। इसमें एक दो केसेस ऐसे दिए गए हैं जो फंडामेंटल राइट से बिलोंग करते हैं, उसको समझेंगे हम कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे 130th अमेंडमेंट बिल को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक कहता है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग पैम। पैम क्या है? एक प्रकार का इंसेफ्लाइटिस है जो किससे होता है? अमीबा से होता है। हम जानते हैं कि इन जनरल इंसेफ्लाइटिस किससे होता है? वायरस से होता है, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं अमीबिक इंसेफ्लाइटिस की। यहाँ देखिए, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, किससे होता है? अमीबा से। किस अमीबा से? देखिए नाम दिया गया है नेलेरिया फ्लोवेरी। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वहाँ तक पहुँच जाए अगर, तो उसको लिटरली कंज्यूम करता है, खाता है ये। ठीक है, यहाँ देखिए कैसे होता है। अगर आप तैरते हैं किसी गंदी जगह पे जहाँ पे कि साफ सफाई नहीं है, वहाँ आप स्विम करते हो, तो ये बेसिकली कंज्यूम पानी पीने से नहीं होता है। अगर आप स्विम कर रहे हो, नहा रहे हो, तो आपके नाक के छेद से आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा और अल्टीमेटली ब्रेन तक पहुँच जाता है। ओके, ये इन नेचर प्राकृतिक रूप से क्या होता है, बैक्टीरिया पर सर्वाइव करता है। बट जब हमारे ब्रेन में एंटर करता है ये, तो ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ग्लायल सेल्स होते हैं। ग्लायल सेल्स क्या होते हैं? वैसे सेल्स जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव रोल रहता है। तो एक ही इफेक्ट यहाँ हो गया, ग्लायल सेल्स भी ब्रेन में पाए जाते हैं। खैर, तो जब ये अमीबा हमारे ब्रेन के अंदर पहुँचता है, तो ये न्यूरॉन्स को और सर्टेन सेल्स को फूड की तरह ट्रीट करता है, उनको ये खाना स्टार्ट कर देता है। इट यूजुअली यूजेज स्मॉल प्रोजेक्शंस, जैसे कि इसको कहते हैं अमीबोस्टोम्स। अमीबोस्टोम्स क्या है? प्रोजेक्शंस का मतलब क्या है? अपने बॉडी को इस तरह ये बना लेता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में, जो कि उसको पकड़ सके, है ना, मतलब कैप्चर कर सके, उसको बोलते हैं अमीबोस्टोम्स। ठीक है, लिटरली बाइट इनटू होस्ट सेल, जहाँ पे रहते हैं ये, उसको शाब्दिक रूप से कह लीजिए लिटरली खाते हैं। ठीक है, पचाते हैं, खाते हैं और पीस बाय पीस धीरे धीरे करके उसको वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, जिससे कि होता क्या है, पहला इसका कारण क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? उनके एंजाइम्स रिलीज़ करने से, कुछ जहरीले पदार्थ को रिलीज़ करने से जो हमारे सेल है ब्रेन के, अल्टीमेटली मरना शुरू हो जाएंगे। वो खा रहे हैं ब्रेन सेल को, इससे भी कम हो रहे हैं। थर्ड क्या होगा कि हमारे ब्रेन को लगेगा कि वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, तो इम्यून सिस्टम तो रिस्पॉन्स करेगा ही ना। उससे क्या होता है, एक स्वेलिंग हो जाती है। इतनी तेज़ी से इम्यून सिस्टम वर्क करने लगता है वहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इसमें कहता है ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे मृत्यु मतलब मौत भी हो सकती है। हमने देखा था 3-4 हफ्ते पहले एक लेक्चर में कि केरला में कुछ कैसे केसेस पाए जा रहे हैं जो कि ब्रेन ईटिंग अमीबा से रिलेटेड हैं। इसमें लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि एक ऐसा कोई तालाब था जहाँ पे कुछ बच्चे तैर रहे थे, तो सर्टेन बच्चों की डेथ हो गई, कुछ बच्चों को कुछ नहीं हुआ। तो ये अभी तक पता चल नहीं पाया है कि किस कारण से किसी बॉडी में एंटर करते हैं, किसी बॉडी में एंटर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे काम का चीज़ यहाँ पे क्या है बेसिकली कि जो इंसेफ्लाइटिस है, जो ब्रेन का इन्फ्लेमेशन वाला डिजीज़ है, वो जनरली किससे होगा? वायरस से होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अदर ऑर्गेनिज्म से नहीं होगा, जैसे कि बैक्टीरिया से भी हो सकता है, अमीबा से भी हो सकता है। यहाँ देखिए कहता है 3 लाइफ साइकिल स्टेजेस, इसके 3 स्टेजेस हैं। ये जो अमीबा है इसका नाम है नेलेरिया फ्लोवेरी, इसके 3 स्टेजेस हैं। धीरे धीरे कैसे देखिए बड़ा होता है। पहला कहता है सिस्ट, फिर ट्रोफोजाइट, फिर फ्लैगेलेट। अगर पूछेगा पेपर में कि सिस्ट, ट्रोफोजाइट, फ्लैगेलेट किसके लाइफ साइकिल स्टेजेस हैं, किसके जीवन के चरण हैं, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो किसका है? नेलेरिया फ्लोवेरी। क्या ही अमीबा है। ओके, आगे देखते हैं। एक और चीज़ यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो वायरस से जो ये बीमारी होती है ना, वायरल इंसेफ्लाइटिस, इसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि इतनी तेज़ी से ये काम करता है, बहुत तेज़ी से फैल जाता है। इसलिए इसको ठीक करने का अभी तक कोई सिस्टम सामने नहीं आया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए कुछ शॉर्ट फैक्ट्स हैं, पेपर में आ सकता है। जर्ड, GERD, जर्ड, इसका फुल फॉर्म क्या है? यहाँ देखिए ग्रेट इथियोपियन
रेनाइसा डैम, ग्रेट इथियोपियन रेनाइसा डैम। इसको हमने एज अ फैक्ट कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया था, उस टाइम ये बन रहा था, अभी इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। कहाँ पे? इथियोपिया में। ये है क्या एक्चुअली? अफ्रीका का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। कहाँ बन रहा है? इथियोपिया में। किस पर है? तो ब्लू नाइल जो नदी है, ब्लू नाइल नदी है, इस पे बन रहा है, सूडान के बॉर्डर के पास बन रहा है। तो देखिए छोटा सा फैक्ट है, ब्लू नाइल जो बेसिकली क्या है, ये नाइल की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ पे निकलती है? इथियोपिया से, ठीक है। देखिए एक छोटा सा फैक्ट और है, जाइंट सिकोया ट्री। जाइंट सिकोया ट्री क्या है ये? अगर एग्जाम में देता है, सिर्फ देगा सिकोया ट्रीज। अगर देखिए फैक्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर एग्जाम में देता है सिकोया ट्रीज, तो वहाँ वो यूएस में बहुत जगह पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जाइंट सिकोया ट्रीज की, जो काफ़ी बड़े होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूछ सकता है कि भारत में मिलता है या नहीं। तो जाइंट सिकोया ट्रीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैलिफोर्निया के अंदर पाए जाते हैं। अगर इन जनरल कह रहा है कि सिकोया ट्रीज, तो वो यूएस में कहीं भी पाए जाते हैं। इसका स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है। न्यूज़ में क्यों था? कुछ वाइल्ड फायर, कुछ यहाँ पे आग लगी थी, इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। अब देखिए एक और फैक्ट देखते हैं हम क्या कहता है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी देखिए हाल ही में ऑर्डर करा है आधार कार्ड को एज अ 12th डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। इसको देखते हैं हम। इसमें देखिए दो चीज़ समझना है। फर्स्ट हम समझेंगे कि फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 6 क्या है? ऐसा फॉर्म जिसको हम आप भरते हैं, जो कि हमारे नाम को वोटर लिस्ट में चढ़वाता है। कौन सा फॉर्म है? फॉर्म नंबर 6 किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। सेकंड क्या देखेंगे हम कि आधार को ऐड करने से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो अर्लियर क्या था? ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जैसे कि पासपोर्ट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, हाउसिंग सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, जिनको कि वैलिड डॉक्यूमेंट माना जा रहा था कि वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने के लिए। तो मुद्दा ये था, कुछ लोग हमारे देश में क्या हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? पासपोर्ट तो बहुत लोग के पास होता भी नहीं है। कुछ लोग माइग्रेंट्स हैं जो काम के सिलसिले हमें हमेशा यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। कुछ ट्राइबल लोग हैं। तो आधार कार्ड एक ऐसा कॉमन डॉक्यूमेंट है जो कि इन सभी के पास मिल सकता है। इसलिए कोर्ट ने बोला कि आप आधार को एक्सेप्ट करो। किसके लिए? पहचान के लिए, ठीक है। तो क्योंकि नॉट एक्सेप्टिंग आधार क्या करता? ऐसे लोगों को हार्म करता, नाइंसाफ़ी करता, जो लोग भारतीय भी हैं, यहाँ के रेसिडेंट भी हैं, लेकिन सिर्फ उनके पास कुछ कागज़ नहीं है। हमने देखा था कुछ लेक्चर्स पहले जब हमने कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करा था रिगार्डिंग SIR कि रेसिडेंट क्या होता है, सिटीज़न क्या होता है। आप ध्यान रखना, वोटिंग करने के लिए सिटीज़न होना भी ज़रूरी है, रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है। हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर रखा है। कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, आप उसको देख लेना। आगे देखते हैं। देखिए एक शॉर्ट फैक्ट है, आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि अगर पूछता है पेपर में प्रीलिम्स में कि क्या समुद्र के बेड के नीचे, ओशन बेड के नीचे, समुद्र के तल के नीचे फ्रेश वाटर सोर्सेज मिल सकते हैं क्या? तो हाँ मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसमें पता चला है कि अटलांटिक ओशन जो है उसको ड्रिल करा गया, उसके बेड को, उसके तल को, तो वहाँ से कुछ सोर्सेज मिले हैं फ्रेश वाटर के। इसका कारण पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ से आया है, क्या है, उस पर रिसर्च चल रही है। बट येस, एग्जाम में पूछेगा, आप लिखोगे हाँ मिलता है। एक देखिए नाम दिया गया है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। यहाँ पे देखोगे इस पैराग्राफ में, देखना PDF में, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कहाँ है? ये कनाडा में है। ये वाला आइलैंड प्लस जकार्ता प्लस हवाई, ऐसे 3 जगह है जहाँ पे कि कहता है फ्रेश वाटर क्राइसिस है। तो एग्ज़ाम में दे देगा कि कौन सी ऐसी प्लेसेस है जो कि इसलिए न्यूज़ में थी कि वहाँ पे फ्रेश वाटर की क्राइसिस है। तो क्या हो जाएगा? प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ऑफ कनाडा, इंडोनेशिया, हवाई। हमने रिसेंटली देखा था अफगानिस्तान में भी दिक्कत चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं मेंस के टॉपिक्स को, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है? वाई इज़ काठमांडू बर्निंग। तो आप जानते हो, आप न्यूज़ सुनते होगे, तो नेपाल में क्या हुआ? सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया गया, ठीक है। प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे वायलेंट हो गया और लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। हम समझेंगे इन चीज़ों को, बट डिस्कशन जो यहाँ पे करेंगे हम, वो हमारे UPSC के पर्सपेक्टिव से कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सोशल मीडिया ऐप्स को देखेंगे, ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है कि नहीं, ये पूछ सकता है पेपर में। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, इस पर डिस्कशन करेंगे हम। नेपाल में क्या हुआ नहीं हुआ वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, उसका बेस पता है आप सभी को कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मोटा मोटा बात यही है। अब देखो एक फैक्ट को देखते हैं पहले, क्या कहता है? जेन जी, जनरेशन Z या जनरेशन Z, इसको क्यों देख रहे हैं हम? क्योंकि जो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो उसमें बेसिकली मेजॉरिटी में कौन लोग हैं? वैसे लोग जिनका जन्म कब हुआ है? 1996 से 2012 के बीच में हुआ है। तो जेनजीज क्या होते हैं?
वैसे पीपल जिनका जन्म 1996 से 2012 के बीच में हुआ है। अब देखेंगे अपने हम यूपीएससी के कॉन्सेप्ट्स को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम डिस्कस करेंगे कोर कॉन्सेप्ट को। हमारा कोर टॉपिक कौन सा है? इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया। अगर नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया तो इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे जीवन यापन के लिए। तो पेपर में पूछ सकता है एग्जाम में कि सोशल मीडिया ऐप्स की महत्व क्या है, मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, उसको डील कैसे करेंगे हम। देखो, हम लिखेंगे इस तरह से कि अभी हाल ही के टाइम पे सोशल मीडिया क्या हो चुका है? एमर्ज्ड, ऐसे उभरा है। कैसे? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के चौथे पिलर के रूप में सामने आया है। तो अदर 3 पिलर्स कौन कौन से हम जानते हैं? लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे कि सोशल मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर फॉर डेमोक्रेसी? देखिए, फर्स्ट हम इसमें दे सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं कि ये एक टूल है, एक जरिया है। किस चीज़ का? एम्पावर करने का लोगों को। ठीक है, कैसे? तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसका मतलब क्या है कि सरकार कुछ देखिए पॉलिसीज़ लाती हैं, अगर हमको पसंद नहीं है वो, तो हर किसी के पास ये सुविधा नहीं होती है कि वो दिल्ली आए या फिर गवर्नमेंट को कॉल करे किसी को, नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे सिंपली हम फेसबुक है, डिफरेंट अदर ऐप्स हैं, अपनी भावनाओं को, अपने गुस्से को, तकलीफ को हम वहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ठीक नहीं किया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे हम। तो एक तरह का एम्पावरमेंट है हमारा, एक हमारे पास एक हथियार है जिससे कि सरकार को हम क्या कर सकते हैं? लिमिट में रख सकते हैं। सेकंड कहता है इन इंडिया की बात करें अगर हम, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस के थ्रू बताया है कि राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट है ना, इंटरनेट यूज़ करना, ठीक है, वो क्या है? फंडामेंटल राइट का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट देखिए कह रहा है। क्यों है भाई? आखिर नेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इट्स क्लोजली टाइड टू एक्सेस टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो कोर्ट ने बोला था कि देखो, हम जानते हैं आर्टिकल 19 हमने पढ़ रखा है, वो क्या करता है? अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम देता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे नेट है, इंटरनेट है, वो किससे जुड़ा हुआ है? सोशल मीडिया, लाइक फेसबुक है, इंस्टा, डिफरेंट ऐप्स हैं। हम क्या कर सकते हैं? अपनी बातों को रख सकते हैं। तो अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इंटरनेट पे जो एक्सेस है, मतलब राइट टू यूज़ इंटरनेट क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो इतना देखिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हम कह सकते हैं कि करप्शन, नेपोटिज्म। आप देखोगे, आप कहीं सरकारी ऑफिस में जाते हो, देखिए प्रैक्टिकल बात है, तो घूस लेना सब चलता है। तो अभी ना लोगों मतलब डर रहता है ऑफिसर्स को, कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर लेगा मेरा, ये कहीं कुछ तो नहीं कर लेगा। तो एक तरह का सपोज एक देखो, एक वो है, एक टैप है, एक सीलिंग है, जिससे कि लोग क्या कर रहे हैं? करप्शन को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, फिर कहता है कि पीपल कैन शेयर देयर डिससेटिस्फैक्शन डिसेंट। तो एक डर है, एक कह सकते हैं आपकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ढंग से हम काम नहीं करेंगे तो हमारी बात को सामने रखा जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ओवरऑल हम, एवरी सेंस इट इंश्योर्स इंक्रीज इन पीपल्स पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी क्या है? जहाँ पे कि जनता ही जनार्दन है, सिंपल टर्म्स में देखेंगे। तो सोशल मीडिया ऐप क्या करता है? पीपल के पार्टिसिपेशन को, आपको सिर्फ वोट करना ही ज़रूरी नहीं है, मतलब उतना एनफ नहीं, आपने वोट कर दिया, बट गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है, हमारी बात को सुन रही है कि नहीं। तो सोशल मीडिया एक ज़रिया है उस चीज़ का, अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने का। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करता है। तो हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में कि सोशल मीडिया अभी के टाइम पे क्या है? इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये फोर्थ पिलर बन चुका है डेमोक्रेसी का। क्यों? क्योंकि पीपल के पार्टिसिपेशन को ये इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। कैसे? एक टूल है एम्पावरमेंट के लिए, ये सरकार को कंट्रोल में करके रखता है, करप्शन को कम करता है, जो त्रुटियाँ हैं गवर्नमेंट में उसको सामने लाने में हेल्प करता है। ठीक है, देखो, अब देखो, फिर नेपाल में कहता है जेनजी प्रोटेस्ट। देखा जेनजी क्या होता है? 1996 से जो 2012 के बीच में जन्म लिए हैं उसको जेनजी कहते हैं। प्रोटेस्ट हाईलाइट, कहता है वहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्या चीज़ हाईलाइट करता है? हाउ डिजिटल राइट्स आर इंसेपरेबल फ्रॉम डेमोक्रेटिक राइट्स, कहता है। देखो, आप सोचो कि उन ऐप्स को बैन कर दिया गया तो इतनी बड़ी बात थी क्या? जो इतना मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसका आप समझो कि जिस लेवल तक प्रोटेस्ट जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंटरनेट जो है वो एक पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट बन चुका है, हमारे जीने का हिस्सा है। जिस तरह हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बाकी काम करते हैं, तो नेट यूज़ करना वो हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? फॉर टुडेज यूथ, अगर स्पेशली हम यूथ की बात करें, ठीक है, सोशल मीडिया क्या है? सिर्फ एक टाइम पास का जरिया नहीं है, एक लाइवलीहुड है। मतलब बहुत लोग देखोगे इससे अर्न करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो अभी के टाइम पे सोशल मीडिया क्या है? नॉट अबाउट शोइंग डिसेंट इंटरटेनमेंट, ये क्या है?
रैदर इट हैज़ बिकम सोर्स ऑफ आइडेंटिटी लाइवलीहुड कहता है हमारी पहचान, जो हमारा जैसे हम जानते हैं एक दूसरे को, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो पैसा कमाते हैं यहाँ से। तो सोशल मीडिया क्या देखा हमने, फर्स्ट देखा टूल है एम्पावरमेंट का, सेकंड देखा अपने बातों को रखने का, थर्ड देखा हमने करप्शन को कंट्रोल करने का, फोर्थ क्या है पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट है, फिफ्थ देखिए क्या है एक जरिया है किस चीज़ का, पैसा कमाने का, अपनी पहचान बनाने का। ठीक है, अब देखो कहता है कि नेपाल गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। तो वो क्या कह रहा था ये हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे हम तो हर पॉइंट को देखेंगे ना। हम लिख दिए कि ठीक है सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है, बट किसी गवर्नमेंट ने इसको बैन करा है तो कुछ तो सोचा होगा उसने। देखो तो क्या उसका कहना था कि फॉरेन प्लेटफॉर्म जो होते हैं वे आर ऑपरेटिंग विदाउट लोकल रजिस्ट्रेशन, मतलब जो डोमेस्टिक वहाँ का जो नेपाल का कुछ लॉज कुछ कानून होंगे उसको वो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई फेक न्यूज़ है, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन है, हेट स्पीच है, मतलब कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कि समाज पे गलत प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, मतलब हर चीज़ के लिए वो ओपन है, साइबर सिक्योरिटी की दिक्कत है, डाटा प्रोटेक्शन, तो कुछ ऐसे लॉजिक्स दिए थे नेपाल गवर्नमेंट ने जिससे कि उसने उसको बैन कर दिया। ठीक है, अब देखो लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ एवर, बट इसका मतलब है बट एब्सोल्यूट बैन जो लगाया हमने कि इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए, मतलब यूज़ ही नहीं करना है। इसको कैसे देखा गया यूथ के द्वारा, अटैक ऑन देयर लाइवलीहुड्स, फ्रीडम, राइट्स एट्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने ठीक है उसने बोला कि ये दिक्कत है, डाटा की दिक्कत है, हेट स्पीच है, गलत न्यूज़ फैलाई जाती है, सब कुछ ओके, बट आपने जो बैन लगाया है इन सारे ऐप्स पे उसको वहाँ के जो लोकल जनता है उसने कैसे देखा है कि हमारे अधिकारों को ये छीन रहा है, इसका हनन कर रहा है। ठीक है, देखो तो व्हाट कुड हैव बीन डन, कहता है कि ऐसा क्या हो सकता था कि गवर्नमेंट की बात भी रखी जाती और जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट नहीं करते। ठीक है, देखो तो टेम्पररी एक कह सकते हैं कि बैन नहीं करते हम, कुछ टाइम के लिए इसको सस्पेंड कर दिया जाता, आप नेगोशिएट करते कंपनी से कि आपको अगर यहाँ पे काम करना है नेपाल में तो आप ऐसे ऐसे लॉज को फॉलो करो। ठीक है, सेकंड है वही डायलॉग करना कंपनीज के साथ में, ग्रेडेड रेगुलेशन। इसका मतलब क्या है, आप सर्टन जैसे कि ऐप्स को फुल्ली बैन मत करो, उसके कुछ पार्ट को बैन कर सकते हो आप, मतलब एक बार आपने पूरा बैन कर दिया सोचो कितनी दिक्कत होगी। आप धीरे धीरे आप इसको कम करके आप इसको रेगुलेट करो। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि अगर आपने ऐसा किया होता, जो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है जनता एंड गवर्नमेंट के बीच में वो नहीं होता। आपने क्या किया होता, अगर जनता को बताया होता अपनी बातों को, इस बैन को लगाने से पहले आपने पीपल को इंक्लूड किया होता अपने डिसीजन में। ठीक है, सेकंड कहता है जो टेक कंपनीज है, व्हाट्सएप है, इंस्टा जो भी है, आप उनके हेड्स हैं आप उनसे बात करते, वार्तालाप करते तो सिचुएशन यहाँ तक नहीं पहुँचती। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल हम लिखेंगे ऐसे, फिर बोलेंगे कि अदर जो कंट्रीज़ हैं उनके पास भी समस्याएं सेम है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा की दिक्कत है, तो उन्होंने क्या किया है। एग्जाम्पल लेंगे EU का क्या है, डिजिटल सर्विसेज एक्ट, जर्मनी का देखिए एग्जाम्पल है नेट DG लॉ, इंडिया का IT रूल्स। ये कुछ ऐसे लिखेंगे हम, इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको हम कंक्लूड करेंगे कि ठीक है सरकार ने ऐसा बोला, उसका कहना सही था, लेकिन जिस तरह से उसने बैन लगा दिया है, फुल्ली बैन कर दिया है, वो सही नहीं था। इंस्टेड उसको करना क्या चाहिए था, डिस्कशन करना चाहिए था लोगों से, कंपनीज से, और ऐसा कोई लॉ लेके आता, जैसे कि एग्जाम्पल देंगे जैसे कि EU का डिजिटल सर्विसेज एक्ट है। देखिए हमारे यहाँ भी कुछ लॉज हैं, आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था इस चीज़ को हमने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट को कि आप ऐसा कोई कानून लेकर के आओ जिससे कि क्या हो, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, FB वगैरह है, उस पर कंटेंट जो लोग डाल रहे हैं वो क्या डाल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो खराब प्रभाव डाल रहा है समाज पे। क्योंकि आपने देखा था कुछ कॉमेडियंस ऐसे थे जिन्होंने सर्टेन लोगों के लिए कुछ अब्यूजिव रिमार्क्स किए थे, तो कुछ कंप्लेंट आई थी कोर्ट में। खैर, तो अब देखो हमारे यहाँ काम कैसे हो रहा है कि कंप्लेंट आई, कोर्ट ने बोला ठीक है सरकार क्या करेगी, इस पर नियम बनाएगी, बट नेपाल में क्या हुआ, कम्प्लीटली बैन कर दिया गया, जो कि सही नहीं है। क्यों, हमने देखा था अगेन यूथ के लिए स्पेशली आप देखोगे एक सोर्स ऑफ पहचान है, बहुत लोगों को लोग जानते हैं इसलिए कि वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाते हैं। एग्जाम्पल देखो, ठीक है, बहुत लोग उससे पैसा भी कमाते हैं। इस प्रकार इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेंस का, इसका नाम है डबल फेलियर। किसके रिगार्डिंग है, जो 130वां अमेंडमेंट बिल आया था जिसमें कहा गया था कि वैसे मिनिस्टर्स, MPs MLAs नहीं, मंत्री, जो मंत्री पद धारण करते हैं वैसे लोग अगर 30 दिन के लिए किसी कस्टडी में, किसी हिरासत में है, किसी पुलिस थाने में हिरासत में है, ठीक है,
ऐसे ऑफेंस के लिए जिसमें कि सज़ा 5 साल या उससे अधिक है, उस केस में क्या होगा, उनको पद छोड़ना पड़ेगा, उनको मिनिस्ट्रियल पोजीशन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखा था हमने कि जो ROPA हमारा एक्ट है वो किसके लिए है, वो उसमें क्या बताता है, जो लेजिस्लेटर्स हैं, जैसे जो MPs हैं, MLAs हैं, उनके बारे में था कि अगर उन पर कोई एलिगेशन है वो साबित हो जाता है अगर, तब कहता है कि उनको हटना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि सिर्फ आपको किसी झूठे केस में सपोज करिए कोई फंसा देता है, आपको पुलिस पकड़ के ले गई, अब बात कोर्ट तक पहुँची नहीं है, बात जजमेंट तक आई नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, किसी को मुजरिम घोषित कर दे रहे हो। ठीक है, ये दिक्कत थी यहाँ पे। तो इसमें देखिए 2-3 केसेस देखेंगे हम जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन जो कि हमने पहले कर रखा है, काफ़ी पुरानी न्यूज़ है ये। देखिए 2 केसेस है। पहला कहता है, यहाँ देखो थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं। देखो पहला कहता है AK गोपालन केस। क्या है ये, 1950 में आया था। इसमें बेसिकली क्या था, डिस्कशन किस पे हो रहा था, एक टर्म दिया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इस पे डिस्कशन चल रहा था। व्हाट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 21 में दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट है उसमें बोला गया है कि इसका मतलब क्या होता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कोई लॉ है, कोई कानून है, वो गलत सही है उससे हमको मतलब नहीं है, जिस तरीके से वो जो अपनाया गया, जैसे कि कोई लॉ है अगर उसको हमने पार्लियामेंट से बाकायदा पास कराया है, उसको प्रेसिडेंट ने असेंट कर दिया है, वो लॉ बन गया है, तो उतना ही काफ़ी है। ठीक है, हम मतलब उस टाइम पे इस केस में कहा गया था कि लॉ, अगर हम कोई कोर्ट लॉ को देखती है, किसी भी लॉ को जो कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, तो उस लॉ को हम बस इतना ही देखेंगे, उसको पार्लियामेंट ने अच्छे से पास किया है कि नहीं, उसमें हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि वो लॉ सही है कि गलत है। ठीक है, तो एक देखिए दूसरा टर्म कहता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है लॉ खुद में सही है या गलत है, लॉ का जो प्रभाव पड़ेगा वो गलत है कि सही है। तो हमारे भारत में कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, अगर पार्लियामेंट है, कोई स्टेट लेजिस्लेचर है, लॉ अगर पास कराती है ढंग से, वो लॉ बन गया, ठीक है, बस उतना ही देखना है। तो यहाँ देखेंगे हम, इस केस में कोर्ट ने क्या किया था, नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, काफ़ी छोटे रूप में इसको देखा था कि यहाँ पे लिखा गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बस इतना ही। कोई लॉ है, किसी आदमी का अगर फंडामेंटल राइट वो छीन रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 21, उसकी लाइफ को कम कर रहा है, उसकी लिबर्टी को कम कर रहा है, तो कोर्ट को उससे मतलब नहीं है। कोर्ट क्या देखेगी कि जिस लॉ के तहत वो कर रहा है वो लॉ पार्लियामेंट ने ठीक से पास किया है कि नहीं। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या था, स्टेट अंडर आर्टिकल 13 कुड डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम लाइफ एंड लिबर्टी वाया अ लॉ इफ द लॉ इज पास्ड बाय राइट प्रोसीजर। अगर लॉ किसी ढंग से अच्छे, मतलब उसका जो सही तरीका है पास करने का, उस तरीके से पास कराई गई है, तो कोर्ट को उतने से ही मतलब है। चलिए, कहता है कि लॉ कुड नॉट बी क्वेश्चन। इस केस में कहा गया था कि लॉ खुद में, उसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं हम कि वो अनफेयर है, अनरीजनेबल है, नहीं। ठीक है, और ये भी बोला गया था कि आर्टिकल 21 का आर्टिकल 19 एंड सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, इसको यहाँ पे देखो 14 होगा, आर्टिकल 21 का आर्टिकल 19 एंड 14 से कोई रिलेशन नहीं है, इसको बोला गया था। ठीक है, अब देखो एक और देखिए केस है इसी के रिगार्डिंग, मेनका गांधी केस, आपने पढ़ा होगा, इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि पेपर में आया है। तो इस केस में क्या था, एक रूल लाया गया था, गोल्डन ट्रायंगल रूल। क्या नाम है, गोल्डन ट्रायंगल रूल। इसमें आर्टिकल 21 के स्कोप को बढ़ाया गया था। क्या बोला गया था वहाँ पे, हाँ देखो, कि लॉ अफेक्टिंग पर्सन्स लिबर्टी एंड लाइफ। आर्टिकल 21 के तहत किसी पर्सन के लिबर्टी, उसके लाइफ को आप अगर प्रभावित करते हो, कोई लॉ बनाते हो, तो वो लॉ कहता है कि 14, 19, 21 तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ऐसा लॉ जो कि आर्टिकल 21 को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसको इस बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि वो कहीं आर्टिकल 14 को वायलेट तो नहीं कर रहा है, आर्टिकल 19 को वायलेट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कहता है कि लॉ अफेक्टिंग लाइफ एंड लिबर्टी मस्ट नॉट ओनली फॉलो अ लीगल प्रोसीजर बट ऑल्सो भी फेयर एंड जस्ट। इसमें देखो, आप इसको ध्यान रखो, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मेनका गांधी केस था ना, इसमें कोर्ट ने क्या किया, जो वहाँ पे टर्म दिया गया आर्टिकल 21 में, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, उसको एक नया मीनिंग दे दिया। इस केस में क्या मीनिंग दे दिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें क्या है, इसमें कोर्ट ने कहा कि लॉ तो ठीक है, जिस तरीके से वो पास हुआ है वो तो ओके होना चाहिए, बट लॉ खुद में सही है कि नहीं, फेयर है कि नहीं, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। किस ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे कि वो लॉ आर्टिकल 14 को कहीं वायलेट तो नहीं कर रहा है, आर्टिकल 19 को वायलेट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इम्प्लायड द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन द प्लेस ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में भी
कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे कि दिया गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, 21 आर्टिकल 21, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है ऐसा कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे कि एक इम्प्लाइड वर्जन है, ऐसा माना जाता है, उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, किस आर्टिकल में, 21 में, ठीक है। एक देखिए और टॉपिक देखेंगे, देखिए एक डेटा देखेंगे इसमें हम कि इसमें इस चार्ट में डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है, कौन सी कंट्री ऐसी है जो कितना रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहाँ से मंगाती है, कितना मंगाती है, आपके मेंस के लिए काम में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, सेशन देखिए ख़त्म होता है यहाँ पे। एक छोटी सी न्यूज़ थी और हमारे नए वीपी बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, बस नाम जानना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम कल, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।